Everyone. Good evening, everyone. Okay. तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा। तो अगर कोई यूट्यूब से ही वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का लेक्चर अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर आपको ब्लैक डायमंड सर्च करना है, यहाँ पे ब्लैक डायमंड का सेम लोगो आपको दिख जाएगा। 5 स्टार रेटिंग के साथ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है कोई भी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से, और जाके आपको कोर्स परचेज कर लेना है, MCL प्लस SSCL बैच C60। ठीक है, इस बैच को अगर आप चाहें तो जाके परचेज कर सकते हैं। ओके, इस बैच को परचेज करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैं आपको कंटेंट में दिखा देता हूँ। कंटेंट में बेसिकली आपको लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगे, EMT वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 3। उसके बाद माइंस एक्ट, माइंस रूल नए पैटर्न में, OSH कोड पूरा का पूरा मिलेगा। CER 2010 प्लस 2023 क्योंकि 2023 में चेंज हो गया। अभी मैं इसका MCQ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। MVTR है, माइंस रेस्क्यू रूल है, मिसलेनियस, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में या बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे माइन क्लोजर प्लान, सैम्पलिंग एंड मेथड, अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड मशीनरी, एसिड माइन ड्रेनेज, एब्रीवेशन, बहुत सारे ऐसे डाटा रिलेटेड हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाते हैं लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है। बहुत सारे अलग अलग किताबों में मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक में अपलोड करूंगा। MCDR, MMDR, CMR, इसके बाद आपका कुछ टेस्ट, स्पेशल टेस्ट रहेंगे, GK GS है, MCQ का प्रैक्टिस का अलग से वीडियो लेक्चर रहेगा, क्लासेस रहेगा ऑनलाइन, जिसमें सिर्फ मैं एक एक टॉपिक का MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे OSH कोड का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइंडसेट का, माइंस रूल का दिख रहा है, माइंस रेस्क्यू रूल का दिख रहा है, MBTR का दिख रहा है, और इसी तरह से मैं CER 2023 का आज MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जल्दी ज्वाइन करिए। चलिए, तो लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी अभी मैंने मैसेज किया और अभी 35 लोग तुरंत लाइव क्लास में आ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं 100 जैसा होता है हर दिन का, 100-150 बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें। चलिए, तो बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 को रिवीजन किए थे, और हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा पॉइंट देखा था कि यार CER 2010 और 2023 में अगर माइनिंग सेक्टर की बात करूं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, बाकी कोई भी खास परिवर्तन नहीं आया है। मतलब जो डाटा है आपका पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, कुछ हल्के फुल्के बदलाव हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए डायरेक्ट पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, इसका आपको आंसर देना है। बाय व्हाट डेट मस्ट द एनुअल रिटर्न फॉर ए माइन बी सेंट टू द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। मतलब जो आपका एनुअल रिटर्न होता है CER के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को आप सब सेंड करते हैं। अगर आपको CER ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा या CER क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू CER, लेकिन ऐसा कुछ ना दे करके सीधा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का भी जिक्र रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये CER का बात कर रहा है। तो बताइएगा, साल में एक बार एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 के हिसाब से, और वो डेट क्या है, वो डेट क्या है बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट फरवरी बता रहे हैं, फर्स्ट फरवरी बता रहे हैं, फर्स्ट फरवरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फर्स्ट फरवरी इसका सही आंसर है, फर्स्ट फरवरी इसका सही आंसर है। फर्स्ट फरवरी एवरी ईयर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमको एनुअल रिटर्न भेजना पड़ता है, एनुअल रिटर्न हमको हर साल भेजना पड़ता है, और एनुअल रिटर्न हमको फर्स्ट फरवरी या उससे पहले हर साल हम लोग एनुअल रिटर्न भेजते हैं, ठीक है। अब CER का एक बार हम लोग प्रीवियस जो आपका डाटा है 2010 वाला, ठीक है, 2023 वाला भी निकाल लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ। 2023 का भी डाटा मैं एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आपको एक बार में क्लियरिटी दे सकूं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, ऑफिशियल गैजेट में ओपन कर लेता हूँ, कुछ विशेष बातों के पे एक बार फटाफट देख लेंगे। प्रीवियस क्लास में तो हम लोगों ने इसको चर्चा किया ही था, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, जिसको CER कहा जाता है, ठीक है, ये 2023 में बना,
मतलब 2023 से पहले भी बना हुआ था, लेकिन 2023 में बना, और 2010 वाला इससे पहले का 2010 का चला करता था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 का चला करता था, जिसको कैंसिल कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, ठीक है, बंद कर दिया गया है। और इसके जगह पे है ना आपका CER 2023 चलाने लगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से इसको बनाया गया है बेसिकली। और CER में बहुत बार बदलाव हुआ है, बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। अगर आप देखोगे तो 2006 में बदलाव हुआ था, फिर 2007 में चेंजेस हुआ था, फिर 2008 में, इसमें 2010 में चेंजेस हुआ था, फिर 2010 के बाद इसमें थोड़े बड़े अमेंडमेंट हुए थे, और फिर 2000 सीधा 23 आया था, ठीक है। 2010 के बाद हर साल थोड़े थोड़े अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन लागू वही था, फिर 2023 में ये आया है। और इसका अगर मैं पब्लिकेशन डेट की बात करूं तो 8 जून 2023 से ये पब्लिश्ड है पूरे भारत में, ठीक है। 8 जून 2023 से बेसिकली पब्लिश हुआ है ना, ठीक है। तो ये डेट अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद बेसिकली इसके बारे में यही है कि पूरे भारत में ये गैजेट लागू होता है ना। ये पूरे भारत में ये जो है बेसिकली ये लागू होता है। इसमें जब जब एक्ट की बात की जाएगी ना, तो माइंस एक्ट मत समझिएगा। इसमें जब भी एक्ट की बात की जाएगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को दिमाग में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को दिमाग में रखना है, उसी के हिसाब से समझना है, ठीक है। 2003 में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार करने के लिए, उसका कंपटीशन के लिए, बहुत सारे कंज्यूमर वेलफेयर है ना, ये सब चीजों को देखते हुए 2003 में एक्ट बनाया गया था। उसी के हिसाब से अभी का जो CER यानी कि जो रेगुलेशन बना है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, वो इसी के आधार पे बना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें जुड़ी हैं जो अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, प्रीवियस क्लास में चर्चा किए थे, लेकिन मेरे को लगता है एक आध पॉइंट छूट गया था जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कलेक्टेड लोड इन ए माइन दैट रिक्वायर द ओनर टू डेजिग्नेट एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया चेंज हुआ है, नया बदलाव हुआ है। 2010 में ये नहीं हुआ करता था, 2023 में ये नियम लागू कर दिया गया है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर लोड होता है, किलोवाट में हम लोग लोड नापते हैं कि माइंस में इतना किलोवाट तक का अगर लोड है, तो उस केस में हमको एक तो अलग से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर। तो कितना लोड होने पे, कितना किलोवाट का लोड होने पे, अगर माइंस में कितना किलोवाट का ज्यादा का अगर बिजली का उपयोग किया जा रहा है, बिजली का अगर खपत किया जा रहा है, तो उस केसेस में हमको एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ता है। बताइएगा इसका आंसर। देखो बाबू, EMT वॉल्यूम 1 का जो बाकी चैप्टर है उसको मैं जान के नहीं पढ़ाया। अब अगर आप गौर किए होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्यों नहीं पढ़ाया। अगर आप गौर किए होंगे तो वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर छूटे हैं वो है आपके ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, एंट्री ऑफ मतलब मिनरल एक्सेस डिपॉजिट है ना, ऐसा करके है, एक्सेस टू मिनरल डिपॉजिट है ना। इसके बाद आपका लॉन्ग वॉल माइनिंग है ना, थिक सीम माइनिंग, ये सब जो चैप्टर है वो छूटा हुआ है। मतलब बेसिकली कहा जाए तो मेथड ऑफ वर्किंग पूरा छूटा हुआ है। तो मेथड ऑफ वर्किंग मैं इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि अगर मैं डीजे देशमुख के लाइन बाय लाइन समझाना शुरू करूँ, वो वीडियो में डाल दूं, तो आपके काम का पूरी तरह से नहीं है। डालने का तो मैं डाल दूंगा तो काम तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेथड ऑफ वर्किंग का मैं लाइव क्लास लूं और उसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं। उसमें बहुत सारे डाटा को आपको मिक्स करना पड़ेगा। बहुत सारे डाटा सिर्फ ऐसा है कि डीजे देशमुख पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं कि उससे हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी उसके, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 1000 वाट किलोवाट बता रहे हैं, 1000 किलोवाट बता रहे हैं, 1000 किलोवाट बता रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसका आंसर जो 1000 किलोवाट बता रहे हैं गलत है आपका, पूरी तरह से गलत है आपका, और उम्मीद है कि आप एग्जाम में भी गलत करके आएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन 200 किलोवाट, 2000 किलोवाट, ठीक है। इसको मैं एक बार दिखा देता हूं आपको गैजेट में, जस्ट सेकंड। देखिए यहाँ पे एक रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है,
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का रेगुलेशन नंबर 5 में इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 5 में इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो 250 किलोवाट, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 250 किलोवाट है, जो आप 250 बता रहे होंगे फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। इसके बाद बोला गया ऑयल फील्ड की बात करें या माइंस की बात करें तो उस केस में 2000 किलोवाट है बाबू, 2000 किलोवाट है, मतलब 2000 से ज्यादा, मोर देन 2000 किलोवाट। अगर किसी भी माइंस में 2000 किलोवाट तक का इंस्टॉलेशन है या उससे ज्यादा का इंस्टॉलेशन है तो उस केसेस में आपका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। उससे कम अगर है तो उस केसेस में अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर विद ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्किंग इन माइंस। अगर किसी के पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और माइंस में काम कर रहा है तो उस केस में उसके पास कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिसर बन सकता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। बताइए इसके अंदर। एमसीएल का एग्जाम कब तक होगा? देखो बाबू, उम्मीद तो है कि मई के लास्ट तक आपका एमसीएल का एग्जाम हो जाए, ठीक है। मई के लास्ट तक आपका एमसीएल का एग्जाम निपट जाएगा। और अभी आपके पास ये मत सोचिए कि मेरे पास अभी एससीसीएल भी आ गया है, एमसीएल भी आ गया है, आने वाले टाइम में एमसीएल भी आ रहा है, ये सब मत सोचिए। अभी सोचिए कि आपके हाथ में क्या है, सबसे पहला एग्जाम क्या है। तो जो पहला एग्जाम है ना बाबू, उस पर फोकस करो। जो सबसे फर्स्ट एग्जाम है ना, उसी पे फोकस करो। इसके बाद बाकी की चीजों को भूल जाओ अभी, ठीक है। बाकी की चीजों को भूल जाओ, पहला एग्जाम पे ही फोकस करो। पहला एग्जाम निकाल लेना है, पहला एग्जाम निकाल लेना है, ऐसा आप टारगेट रखो, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल साधारण शब्दों में। बोला गया अगर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले भाई उसके पास डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है। जो 3 साल बोले थे इनका सरासर गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपकी जो गलतियां हैं उसमें सुधार लाया जा सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर होता कौन है? तो माइंस में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर हम नियुक्त करते हैं जब हमारे माइंस में 2000 किलोवाट से ज्यादा का इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। 2000 किलोवाट बेसिकली पावर को हम लोग नापने का एक यूनिट बताते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल ग्रिड के पावर को नापा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है? माइंस में सेफ्टी देखना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग 2000 किलोवाट पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर कम से कम डिग्री वाला होना चाहिए। अगर डिग्री वाला है, डिग्री डिप्लोमा दोनों हो सकता है, अगर डिग्री वाला है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर डिप्लोमा वाला है यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। अगर ये है तभी जाके वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ से सारे पॉइंट, सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन बिलो ग्राउंड माइंस में जानते हैं आलतू फालतू क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए पहले ही, ठीक है, ताकि आप थोड़ा ध्यान दो तो बने, नहीं दो तो नहीं बने। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करोगे बताओ। इन बिलो ग्राउंड माइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फॉल्ट करंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 250 वोल्ट एंड अप टू 1100 वोल्ट शैल बी लिमिटेड टू व्हाट एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। देखो ये प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको डिटेल में। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं किए, बेसिकली अगर आप मेरा इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 वाला क्लास नहीं किए हैं या ये वाला क्लास नहीं किए प्रीवियस क्लास, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ना। तो आप अगर क्लासेस नहीं किए हैं बाबू तो जाओ जाके लेक्चर देखो, नहीं तो तुमसे नहीं बनेगा, तुम कर लो कोशिश, ठीक है। अब जाके ये वाला लेक्चर जो देख रहा है यहाँ पे CAR 2010 प्लस 2023 वाला लेक्चर देखो, 2 पार्ट में लेक्चर डाला हुआ है। प्रीवियस क्लास को देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, ये लेक्चर भी देख लोगे तो बन जाएगा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, आए हो तो बनाओ। तो देखो यार ऐसा है बेसिकली कि अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। दोनों पोल के बीच में तार है और इस तार में बह रहा है करंट, ठीक है। ये तार में कितना बह रहा है? मान लो चलो 650 वोल्ट करंट बह रहा है या 750 वोल्ट करंट बह रहा है। तो क्या हम 750 वोल्ट को टच करेंगे तो हमको झटका नहीं मारेगा? अरे भाई भयंकर मारेगा। 250 वोल्ट जो हमारे घरों में आता है उसमें अगर गलती से स्विच चला जाता है तो हमारा उंगली लाल हो जाता है ना। दिन भर याद रखते हैं हम,
हाँ, महीना भर हमको ध्यान रहता है उस स्विच को, जब टच करते हो तो हमको याद आता है, इतना जोर से झटका मारता है वो। हम आपको बोल रहे हैं 650 वोल्ट, हम कह रहे हैं 750 वोल्ट, हालत खराब कर देगा। मतलब झटका मार के अगर छोड़ दिया तो किस्मत है, बॉडी का खून एक बार में चूस लेगा। तो इस लेवल का इसमें करंट होता है। तो अगर मान लीजिए गलती से तार टूट के गिर गया और नीचे कोई आदमी खड़ा है, तो इसका तो बड़ा खराब सिचुएशन हो जाएगा ना यार। माइंस है, माइंस एरिया में आदमी तो रहेगा ही, आदमी काम करेगा, आदमी कहीं से पार होगा, आदमी गाड़ी से जाएगा, डंपर से पार होगा, तो आदमी माइंस का एरिया में रहेगा ही। तो ऐसा कभी अगर मान लो हो गया कि तार टूट के गिर गया या गलती से तार में सट गया, कभी डंपर डोजर कुछ ऐसा सट गया, तो उस केस में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में इसको ट्रिप करवाया जाता है। ट्रिप करवाने के लिए इसमें एक रहता है फॉल्ट करंट। क्या रहता है? फॉल्ट करंट रहता है, ठीक है। फॉल्ट करंट क्या होता है? बेसिकली इस तार में एक ऐसा करंट बहता है जिसमें कभी भी अगर मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, या कहीं भी कनेक्शन इधर से कट जाए, टूट जाए, कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ सट जाए, है ना, इसमें हम लोहा भी सटा देंगे या लकड़ी भी मार देंगे ना फेंक के तार में, तो ट्रिप कर जाएगा। ये फॉल्ट करंट इसको ट्रिप कराने का काम करता है। ट्रिप कर जाना मतलब इसका इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसमें बिजली प्रवाह ही नहीं होगा, उसका पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर तार टूट के गिर गया तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, उसको हमको कुछ करने का जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट बेसिकली जितना ज्यादा वोल्टेज होता है ना उतना ज्यादा हमको देना पड़ता है, समझिएगा। ये फॉल्ट करंट का क्या हिसाब है? फॉल्ट करंट का दो हिसाब याद रखिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 250 से 1100 वोल्ट के बीच का अगर बात कर रहे हैं फॉल्ट करंट, ठीक है, तो इस केस में इसका होता है 750 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर बहुत छोटा करंट होता है, इसको अगर टच भी करेंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 750 मिली एम्पियर का फॉल्ट करंट रहता है, जिसमें अगर गलती से कोई आदमी टच कर गया, डंपर का डाला सट गया, कोई अगर तार फेंक दिया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो करंट को ट्रिप कर देगा, बिजली को बंद कर देगा। ये 250 से 1100 वोल्ट तक का रेंज है। अगर 1100 वोल्ट से लेकर के 11000 वोल्ट तक रहेगा ना, जो कि माइंस में रहता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में 10 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होता है फॉल्ट करंट के रूप में, ठीक है। उसका भी सेम काम है, लेकिन करंट ज्यादा रहता है तभी जाके उसको ट्रिप करने में मदद मिल पाए, है ना। तो ये है आपका फॉल्ट करंट का हिसाब किताब, प्रीवियस क्लास में कराए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा सब का सब। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा सब का सब। बता रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चा है। 43 बच्चे आ गए हैं अभी तक। 10 मिनट पहले मैंने 10-15 मिनट पहले मैसेज किया था, तो भी अगर इतने बच्चे आ रहे हैं मतलब सब सीरियस है भाई। बिल्कुल सही, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इसमें बोला गया 1100 से 11 केवी तक का बीच का अगर वोल्टेज हो, अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको फॉल्ट करंट अगर पूछेगा तो आपको फॉल्ट करंट के डाटा पे ध्यान देना है। अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट, ये सब चीजें लिख के आपको कंफ्यूज की जाती है कि यार ये तो अलग सिचुएशन है, ये तो मास्टर पढ़ाया ही नहीं, तो वो नहीं था, ठीक है। चलिए इसका कौन बता रहे हैं? सी बता रहे हैं ना, सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 एम्पियर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बड़ा ध्यान से शब्दों को दीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू ए बिलो ग्राउंड माइंस एट ए वोल्टेज एक्सीडिंग व्हाट लिमिट। ट्रांसमिटेड बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक ऑप्शन को चूज कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड का समय है। चलिए देखता हूँ क्या चूज किया। सबके सबको रिस्पॉन्ड करना है यार, सबके सबको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे भाई, खाली देख रहे हैं, टुकुर 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 ताकना नहीं, सबको रिस्पॉन्ड करना। बिल्कुल देखिए बी बता रहे हैं, सबको बी बता रहे, बी बता रहे। बी में क्या है? बी में क्या है तो देखेंगे हम तो पहले। जस्ट सेकेंड, ठीक है। दो चार हमको थोड़ा सवाल करने दो ना, क्वेश्चन जो है वो तो है ही, एक आध सवाल है आपसे, अब फटाक फटाक बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे अगर ये पूछे कि जो सेंट्रल सब स्टेशन होता है, सेंट्रल सब स्टेशन जैसे फॉर एग्जांपल धनबाद नाम का एक जिला है, उसमें अगर हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना बिजली दिया जा सकता है? मेरा पहला सवाल का आंसर दीजिएगा,
प्रीवियस क्लास में हम रिवीजन करवा चुके हैं, इसका आंसर दीजिएगा। बताओ बाबू बताओ। 162 नहीं है बाबू। प्रदीप कुमार यादव बिल्कुल सही, प्रदीप बिल्कुल सही, प्रदीप कुमार यादव बिल्कुल सही बताया, बाकी सब के सब गलत बता रहे। 33 के भी तो ये के भी तो वो के भी। ऐसा ही क्वेश्चन गड़बड़ करोगे भाई एग्जाम में, ऐसा ही गड़बड़ करोगे और एकदम सीधा ठोक के आओगे कि यार हम तो एकदम सही मार के आए हैं, ऐसे कैसे हम 32 पढ़े हैं, 33 पढ़ के आए हैं। देखिए कहानी सुनिएगा, कहानी को समझिएगा। हम कह रहे हैं कि मान के चलिए धनबाद नाम का जिला है, ठीक है, धनबाद जैसा एक मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है सेंट्रल सब स्टेशन। क्या होता है? सेंट्रल सब स्टेशन। सेंट्रल सब स्टेशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा सेंट्रल सब स्टेशन होता है जहां से बिजली जाती है, जहां से बिजली सप्लाई की जाती है। कहाँ सप्लाई करते हैं? घर पे कर सकते हैं सप्लाई। मान लीजिए कोई कॉलोनी है, कोई टाउनशिप है, वहां जा रहा है बिजली, वहां से कोई फैक्ट्री है वहां पे जा सकता है बिजली, वहां से कोई फैक्ट्री है, 2-4 फैक्ट्री है, कांच की फैक्ट्री है ना, या कोई मशीन चलाने वाला फैक्ट्री है, कुछ भी है तो वहां पे जाती है बिजली। इसके बाद हो सकता है माइंस में हम जा रहे हैं तो माइंस में भी वहां से ही बिजली जाती है, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रल सब स्टेशन की बात करें कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज इसमें सप्लाई किया जा सकता है, तो 132 केवी, 132 केवी वोल्टेज इसमें सप्लाई किया जा सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि 1 केवी बराबर होता है 1000 वोल्ट। 1 केवी बराबर होता है 1000 वोल्ट। यानी कि सेंट्रल सब स्टेशन में अगर मैं बात करूं, यानी धनबाद में या पर्टिकुलर एरिया में जहां से घर पे, टाउनशिप पे, फैक्ट्री में, माइंस में अलग अलग जगह बिजली सप्लाई होती है, वहां की बिजली की बात करूं तो 132 केवी तक का बिजली वहां आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं माइंस का सब स्टेशन, अगर मैं आपका पूछूं कि माइंस का सब स्टेशन, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर माइंस है ना, या दो माइंस को मिला के हम एक सब स्टेशन बनाए हैं, तो उस केस में 33 केवी है बाबू। उस केस में 33 केवी है माइंस का सब स्टेशन। मैंने यहां बोला सेंट्रल सब स्टेशन, शब्दों पे गौर कीजिएगा। सेंट्रल सब स्टेशन अलग होता है, माइंस का सब स्टेशन अलग होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बोलेंगे कि माइंस का सब स्टेशन से माइंस के अंदर बिजली भेज रहे हैं, माइंस के अंदर बिजली भेज रहे हैं। अब हम चाहे ओपन कास्ट बोल दें, चाहे अंडरग्राउंड बोल दें, कुछ भी बोल दें, 11 केवी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम हम माइंस के अंदर, चाहे ओपन कास्ट माइंस की बात करूं, चाहे अंडरग्राउंड माइंस की बात करूं, 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट तक का हम तार अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चले बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगर आपसे कभी ऐसा पूछे कि आप किसी कोलियरी में काम करते हैं, इसमें इनकमिंग वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इनकमिंग वोल्टेज मैक्सिमम 11 केवी हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछा है। सप्लाई करो या इनकमिंग वोल्टेज पूछो, दोनों का मतलब सेम होता है। हम आपसे अगर ये पूछे कि आप किसी अंडरग्राउंड माइंस में या किसी ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे ना जो बोलेंगे नहीं यार अंडरग्राउंड में मैक्सिमम 550 वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसी का मशीनरी आता है। कोई बोलेंगे नहीं नहीं 650 वोल्ट हम पढ़े थे कि मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेबल और पोर्टेबल वोल्टेज होता है उसमें 650 वोल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं आपको, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, माइंस में अगर हम वोल्टेज का इस्तेमाल पूछेंगे ना कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज का हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बोलना है 6.6 केवी। कितना बोलना है? 6.6 केवी। अब हम इस्तेमाल करें चाहे नहीं करें वो हमारे मशीनों पे डिपेंड करता है कि वो कितना वोल्टेज का बना हुआ है, कितना वोल्ट पे ऑपरेट होता है, लेकिन नियम बना हुआ है कि हम इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? यहाँ तक क्लियर है बाबू? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू? हम सब बता रहे बाबू, सब बता रहे हैं, है ना, घबराओ नहीं, घबराओ, सब पे आते हैं, ठीक है, सब पे आते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ यार अगर आपका हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस है, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस है, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई तो ऐसा चीज है जिसको हम हाथ में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, चाहे उसको एक आदमी पकड़ के ले जाए, चाहे 2 आदमी पकड़ के ले जाए, चाहे 3 आदमी पकड़ के ले जाए, मतलब हाथ में पकड़ के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन जो अंडरग्राउंड माइंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, हाथ से पकड़ के ले जाने वाला ड्रिल मशीन जो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, कभी स्टॉपर होते हैं, कभी सिंकर होते हैं, कभी ड्रिफ्टर होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपके एयर कंप्रेसर से चलते हैं, लेकिन बिजली वाला भी आ सकता है ना। तो बेसिकली जो हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स है वो 125 वोल्ट पे काम करता है, ध्यान दीजिएगा 125 वोल्ट पे काम करता है,
ठीक है। इसके बाद अगला डाटा आपका ये है कि अगर अंडरग्राउंड का लाइटिंग पूछेगा, जो कि बहुत तो बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछा है कि अंडरग्राउंड माइंस में कितना वोल्टेज पे कितना वोल्टेज मैक्सिमम हम दे सकते हैं लाइटिंग के लिए, तो 125 वोल्ट हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटिंग के लिए। अगर यही ओपन कास्ट का पूछता तो आप कहते हैं 250 वोल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम लाइटिंग के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा पोर्टेबल हैंडलैम्प जो लेके हम जाते हैं, पोर्टेबल हैंडलैम्प अब तो बंद हो गया है उस टाइप का चीज है, अब तो एलईडी लाइट आ गई है क्योंकि 9 वोल्ट की चलती है, 10 वोल्ट 12 वोल्ट पे मिलने वाली टॉर्च हो गई है। लेकिन अगर पूछा जाए मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोर्टेबल हैंडलैम्प के लिए, तो 30 वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अंडरग्राउंड के केस में, ओपन कास्ट के केस में ऐसा कोई डाटा नहीं है लाइटिंग वाला, ठीक है, लैम्प के लिए, है ना। अगर आपसे पूछेगा रिमोट कंट्रोल सर्किट, रिमोट कंट्रोल एंड इंटरलॉकिंग सर्किट में मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल हो सकता है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल हो सकता है, तो यह है 30 वोल्ट। कितना है बाबू? 30 वोल्ट। मैंने आपको बताया था हाई वाल माइनर में हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, रिमोट से इस्तेमाल करते हैं, हाई वाल माइनर को हम लोग ऑपरेट करते हैं, है ना। बहुत बार हमको आपका लॉन्ग वाल माइनर में भी इस तरह से रिमोट कंट्रोल सर्किट लगाना पड़ता है, तो उसमें मैक्सिमम हम 30 वोल्ट दे सकते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड माइंस में जमीन के अंदर चलता है इसीलिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि यार पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल वोल्टेज कितना होता है, तो 650 वोल्ट मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल क्या होता है समझिएगा। देखो बाबू ऐसा है, एक तो हो गया पोर्टेबल, एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेबल, और एक तो हो गया फिक्स। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल मतलब होता है जिसको हम हैंडहेल्ड अगर बोलेंगे ना, हैंडहेल्ड लगा देंगे तो हाथ में उठा के ले जा सकते हैं, ऐसा चीज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेबल या पोर्टेबल की बात, अगर सिंपल पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल बोले तो मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है वो गाड़ी हो, एलएचडी हो, जिसमें हम बैठ के उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाए, हो सकता है वो एसडीएल हो, है ना, जिसमें हम बैठ के उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाए, या तो फिक्स्ड हो सकता है, फिक्स जैसे कि सब स्टेशन हो गया, है ना, कोई बिजली का आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब फिक्स रहता है, उसको हमको एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए किरान उड़ान का जरूरत पड़ता है। लेकिन पोर्टेबल में आपका एलएचडी एसडीएल ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप मैक्सिमम 650 वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा अगला सवाल का आंसर दीजिएगा, सिग्नलिंग में मैक्सिमम कितना वोल्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को फटाक से बताइएगा, जस्ट अ सेकेंड, वाला रखिएगा, बताइएगा सिग्नलिंग में क्या वोल्टेज इस्तेमाल हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, चलो बाबू यहाँ तक क्लियर हो गया। वो लग ही रहा था किसी न किसी को दिक्कत होगा, डाउट होगा। हम अभी आपको एलएसडी के बारे में बोले ही नहीं है, हम खाली बोले हैं मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बता देते हैं हमको डिटेल में, डोंट वरी। जनरली क्या होता है ना कि भारत में जो एसडीएल एलएसडी वगैरह बनती है ना, 5 कोर वाला, तो उसमें जनरली आप 550 वोल्ट ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आपसे पूछे मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, कानून क्या बना हुआ है कि भाई आप मैक्सिमम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर करूंगा पहले, उसका क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो फटाफट बनना चाहिए। सिग्नलिंग में मैक्सिमम आप 30 वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप पूछूं अर्थिंग का के लिए आप अर्थिंग का क्या प्रोविजन है, अगर आप अर्थिंग करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यार जो भी अर्थिंग करेंगे ना 30 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर 30 वोल्ट से ज्यादा का ही करंट का इस्तेमाल करके आप अर्थिंग करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रिंसिकली सेफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस अगर आपके पास है तो उस केस में आप कितना वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। कि आप एसी वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि डीसी। अगर एसी कर रहे हैं तो 15 वोल्ट है, और अगर डीसी कर रहे हैं तो आपका 24 वोल्ट है, ठीक है। मैक्सिमम आप इतना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट में। अगर एसी कर रहे हैं तो 15, डीसी कर रहे हैं तो 16। याद कैसे करेंगे, ए पहले आता है, डी बाद में आता है, इसी तरह 15 पहले आता है, 24 बाद में आता है, ठीक है। बाकी आपका वोल्ट लिख देना है और यहाँ सीसी लिख देना होगा।
AC का 15, DC का 24। ओके, चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, आपको ताबड़तोड़ 5 सेकंड का मिलेगा समय। बाबू करा दिए हैं हम आपका रिवीजन, फिर से डाटा कर दिए हैं दिमाग में ताजा। आपको दे रहा हूं मैं 15 सेकंड का समय, 5 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में। चैट खोल के रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, सीधा उसका आंसर बोलिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिसिटी shall not be transmitted to underground mines at a voltage exceeding what limit। मतलब किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में हम इतना से ज्यादा वोल्टेज नहीं भेज सकते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 6 का ऑप्शन बताइएगा। बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा 11,000 वोल्ट। मेरा अगला सवाल का आंसर दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी shall not be used in below ground mines at a voltage exceeding what limit। इस्तेमाल, इस्तेमाल बोला है यहाँ पे, यूज्ड। ठीक है, शब्दों पे गौर कीजिएगा, ट्रांसमिटेड, यूज्ड, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बी बता रहे हैं भाई इसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर है बी। 6.6 केवी का इस्तेमाल आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे ना यार कि देखो ऐसा है, कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहा था अभी कि सर ऐसा है कि एसजीएल जो है ना वो चलता है हमारा 550 वोल्ट पे। आप बताएं कि भाई जो ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स है या पोर्टेबल है, ठीक है, ये आप चला सकते हैं कितना पे, आप चला सकते हैं मैक्सिमम 650 वोल्ट पे। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि सर बताइए जो लॉन्गवाल माइनर चलता है, लॉन्गवाल माइनर जो चलता है या कंटिन्यूअस माइनर जो चलता है, अगर हम तार से चला रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम तो 1.1 केवी का इस्तेमाल होता है। ऐसे कैसे? तो देखो 1.1 केवी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप मैक्सिमम 6.6 केवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1.1 केवी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ट्रांसपोर्टेबल नहीं, एक जगह फिक्स करने के बाद लंबा टाइम तक वहीं चलते रहते हैं। कंटिन्यूस माइनर को भी अगर हम एक पर्टिकुलर रूट में फिक्स कर दे तो वहीं पे वो चलता रहता है। ठीक है, तो इधर उधर हम नहीं ले जाते हैं एक बार फिक्स करने के बाद। ठीक, तो ये आपका 6.6 केवी मैक्सिमम होता है, लेकिन लॉन्ग वाल और कंटिन्यूस माइनर 1.1 केवी पे रोटेट करता है। कोई बोल रहा था सर बकेट व्हील एक्सकवेटर का बताइए ना। देखो बाबू ऐसा है कि बकेट व्हील एक्सकवेटर जनरली 6.6 केवी पे चलता है। आप कुछ किताबों में पढ़े होंगे 11 केवी। आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे 22 केवी का भी होता है बकेट व्हील एक्सकवेटर। बकेट व्हील एक्सकवेटर जो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में चल रहा है वो 22 केवी पे चलता है। अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक प्रोविजन बना हुआ है कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं जो आपके नियम के हिसाब से नहीं है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 में जो दिया हुआ है, अगर उससे ज्यादा वोल्टेज का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये परमिशन देते हैं तो फिर आप चला सकते हैं, फिर इनके लिए अलग से नियमावली बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 22 केवी तक चल सकता है, लेकिन आंसर आपको ऐसा नहीं देना एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 11 केवी जो स्टैंडर्ड डाटा है जो हमेशा से चला है बकेट व्हील एक्सकवेटर का, इसके लिए एक्सेप्शन है बाबू। ठीक है, इसके लिए जो सर्कुलर जारी हुआ था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, तो उसमें बकेट व्हील एक्सकवेटर को 11 केवी तक का मैक्सिमम लिमिट दिया गया। तो 11 केवी आपको याद रख लेना। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा याद रखिए बकेट व्हील एक्सकवेटर 11 केवी। ठीक है, तो जो आंसर में बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, आपका डाटा बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से पढ़े आप। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स। हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर। 5 सेकंड का समय है। 125 बता रहे हैं, 125 वोल्ट बता रहे हैं, 125 वोल्ट बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बाबू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 125 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड का समय है आपके पास। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज परमिटेड फॉर पोर्टेबल लैंप्स यूज्ड इन बिलो ग्राउंड माइंस। अगर आप पोर्टेबल लैंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बिलो ग्राउंड माइंस में तो मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है। आपका समय समाप्त होता है, चलिए देखते हैं। 125 वोल्ट के है भाई। नरेश कुमार,
नरेश कुमार, मेरे को लगता है ना कि देखो कुछ ऐसे नशे होते हैं जिनमें क्या होता है ना, अगर अभी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, आपके दिमाग में वो बातें ना 10 सेकंड बाद पहुंचती है। तो पिछला क्वेश्चन का आंसर था 125, ठीक है। तो मेरे को लगता है आप धीरे धीरे सोच रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहा मेरी बात। तो जो कर रहे हैं नशा उसको थोड़ा छोड़िए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अभी ठीक से सुधार लिए 30 वोल्ट, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वोल्ट। अगला क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज फॉर रिमोट कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटरलॉक। बताइएगा इसका आंसर। 5 सेकंड का समय है आपके पास, ऑप्शन आपके सामने। रिमोट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सर्किट होता है, उसमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, चलिए। सी बता रहे हैं बाबू, सी बता रहे हैं। क्या है सी में? 30 वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। 30 वोल्ट इज द एकदम सही आंसर, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम जबरदस्त आंसर, ठीक है। ओके, चलिए, वोल्ट से रिलेटेड कुछ और डाटा था जो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, छोटी मोटी और भी बातें थी। सबसे पहले आता है लो वोल्टेज। आखिर लो वोल्टेज आप किसको बोलेंगे? तो यार 250 वोल्टेज तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 250 वोल्टेज तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये ना लो वोल्टेज है। इसके बाद अगर मैं मीडियम वोल्टेज की बात करूँ कि भाई मीडियम वोल्टेज आप किसको बोलेंगे, तो मीडियम वोल्टेज मतलब होता है अगर आप 250 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मीडियम वोल्टेज बोलेंगे। अगर आपसे बोलेगा हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज का मतलब क्या होता है? तो हाई वोल्टेज का मतलब होता है 650 वोल्ट से लेकर के अगर आप 33 केवी यानी 33,000 वोल्ट तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हाई वोल्टेज बोलेंगे। इसके बाद होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलेंगे? तो अगर आप 33 केवी से ऊपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्वेश्चन बोला गया है, इन विच डिग्रीज ऑफ गैसी कोलसिम मस्ट द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बी इंटरलॉक विद द स्विच गियर टू ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट पावर इन केस ऑफ स्टॉपेज, ठीक है। मतलब बोला गया है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है उससे हमारा जो स्विच गियर होता है, ठीक है, उसको हम लोग इंटरकनेक्ट करके रखते हैं, ताकि कभी भी अगर हमारा एमएमबी बंद हो तो ऑटोमेटिकली जो स्विच गियर होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हम कौन सी डिग्री में ऐसा काम करते हैं, बताइएगा इसका। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन सीएमआर 2017 में भी दिया हुआ है। बी इसका सही आंसर हो जाता है। देख लेते हैं क्या है। देखा नहीं अभी तक। बिल्कुल सही आंसर है बी। एक्चुअल में होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर माइंस में किसी कारण से बंद हो जाता है लाइट, ठीक है, माइंस में मान लीजिए किसी कारण से पावर कट हो गया, ठीक है। सबसे पहली तो बात है कि जो आपका एमएमबी है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, या फिर बूस्टर पंखा है, या फिर ऑक्सिलरी पंखा है, ठीक है, ये सभी के सभी जो पंखे होते हैं ना, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, बूस्टर पंखा, ऑक्सिलरी पंखा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर बूस्टर पंखा हम लगा रहे हैं तो इसको हम लोग एक गियर से कनेक्ट करते हैं या स्विच से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्विच से कनेक्ट करते हैं, और ये स्विच को हम लोग इंटरलॉक कर देते हैं एमएमबी के साथ। मतलब यानी कि जो सरफेस का मेन पंखा बंद हो जाएगा, तो उस केस में आपका बूस्टर पंखा भी बंद हो जाएगा या ऑक्सिलरी पंखा भी बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा ताकि हम माइंस के अंदर में हैं, हमारे सामने बूस्टर पंखा घूम रहा है या ऑक्सिलरी पंखा घूम रहा है फेस में, है ना, हम उस जगह पे खड़ा है और वहां अगर बिजली कट जाती है तो हम यही समझेंगे कि हमारा एमएमबी जो है वो बंद हो गया है या लाइट कट गया है, जिसके कारण मेन पंखा बंद हुआ है, तो हमारा बूस्टर पंखा भी बंद हुआ है। तो जैसे हमारा पंखा बंद होता है, हम क्या करते हैं, जहां पे हम हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे हम खड़े हैं, हमारे साथ व्यक्ति हैं, हम सभी आदमी को बोलेंगे रे बाबू लाइन कट गया, चलो यहाँ से। हम क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे 270 मीटर दूर। कहाँ चले जाएंगे 270 मीटर दूरी पे? इनटेक रास्ते में। कहाँ चले जाएंगे बाबू? इनटेक रास्ते में चले जाएंगे। लाइन कटा है 11:10 में, तो हम 11:11 में वहां से सब आदमी को लेके बोलेंगे कि चलो माइंस डिस्ट्रिक्ट को खाली करो और यहाँ से इनटेक रास्ते की तरफ चलो, क्योंकि हमारा जो स्विच गियर है उससे के थ्रू हमारा जो आपका बूस्टर पंखा है या हमारा मेन पंखा है या स्विच गियर के थ्रू जो लाइटें वहां पे कनेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी है, मतलब बिजली कट गया है। तो यहाँ से चलो 270 मीटर इनटेक रास्ते की तरफ। फिर वहां ले जाके हम सब आदमी को बैठा के रखेंगे। कब तक बैठा के रखेंगे?
जब से बिजली कटा है तब से 1 घंटा तक बाबू, जब से बिजली कटा है तब से 1 घंटा तक हम इंटेक रास्ता में 270 मीटर की दूरी पर बैठा के रखेंगे सबको, वहां बैठा देंगे सबको, बैठो तो बैठेगा, गप मारेगा, बढ़िया से बतियाएगा, किसी को नाश्ता पानी करना है करेगा, कुछ सो जाएगा वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेक रास्ते में स्वच्छ हवा आ रहा है, शुद्ध हवा आ रहा है, 1 घंटा बैठेगा। 1 घंटा के बाद भी अगर मान लीजिए लाइन नहीं आता है तो सब आदमी को लेके हम सीधा सरफेस पे आ जाएंगे, हम सीधा सब आदमी को लेके सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोसीजर, ये हमारा प्रोसीजर है। अभी यहाँ पे ये पूछा है कि भाई इंटरकनेक्टेड हम कब रखते हैं, तो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के माइंस में ही इंटरकनेक्ट रखते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री के माइंस है तो हमारा नो नीड है भाई, कभी गैस मिला ही नहीं है तो गैस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा सेफ्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो कंडक्टर है ना, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हो गया है। तो बेसिकली जो कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर का एक मोटाई होता है जिससे अर्थिंग होता है ना, क्रॉस सेक्शन होता है एक, मान लीजिए तार है, तार का एक क्रॉस सेक्शन होता है ना, तो वो बोला गया है कि आपका कि 25 हिसाब से 15, तो बेसिकली क्या होता है, बोला गया है कि 0.15 स्क्वायर मीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन होता है। ये बिना मतलब का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक तार है मान लीजिए, तो उसका क्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का उसका कंडक्टर होता है, उतना थिकनेस होता है उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई डोंट थिंक इनफ है। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कंडक्टर्स ऑफ एन अर्थिंग सिस्टम इन माइंस मस्ट बी एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द लार्जेस्ट कंडक्टर सप्लाइंग ऑफ द कटर्स, ठीक है। कम से कम आपका कितना परसेंट होना चाहिए, तो कम से कम आपको 50% होना चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा है इसमें, बताता हूँ। जैसे एक तार है, ठीक है, एक तार से हम बिजली भेज रहे हैं, बोल रहे जाओ बिजली इस तार से गुजरो, तो बिजली इस तार से गुजर रही है। हम इसको वोल्टेज नाप रहे हैं, हम इसमें भेज रहे हैं 125 वोल्ट और हमको मिल रहा है 125 वोल्ट, है ना। एक छोर में हम खड़ा है, दूसरा छोर से हम नाप रहे हैं, तो हम इसमें भेज रहे हैं 125 वोल्ट और इसमें निकल रहा है 125 वोल्ट। हम बोल रहे बहुत बढ़िया तार, 1 नंबर तार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तार, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए ऐसा है कि अगर इसमें हम वोल्टेज भेज रहे हैं और हमारा वोल्टेज कम हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार इसका जो कंडक्टेंस है ये ठीक नहीं है भाई, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मूव कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे, इसमें करंट सही तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है, करंट ये चूस ले रहा है, करंट ये सोख ले रहा है, ठीक है, करंट ये सोख ले रहा है, ऐसा हम कहते हैं। जैसे हम घर में कई बार होता है ना कि तार एक दूर दूर से ला के अपना बल्ब में लगाते हैं, देखते हैं बल्ब बहुत कम जल रहा है, उसका वही रूम से दूसरा तार लगा के जलाते हैं तो देखते हैं तार बहुत बढ़िया जल रहा है। तो हम क्यों देखते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ कुछ तार जो होते हैं ना उसका कंडक्टेंस कम होता है, ठीक है। तो यही बोला गया कि ऐसे तार जो आप माइंस में इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं भी अर्थिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कंडक्टेंस कम से कम 50% होना चाहिए। ये क्वेश्चन रट लो यार, कोई तो लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, काम का तो वैसे है ही। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फ्लैक्सिबल कॉइल दैट पार्टिकल एंड सपोर्ट। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक ना स्पेशल नियम है, 1 मिनट एक काम करते हैं ना, उसको समझा देते हैं, रुक जाओ बाबू, एक आध क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, रुक जाओ, दिमाग में है भूल जाता है थोड़ा सा, लकड़ा है। देखो ऐसा है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप डिग्री 1 के माइंस में खड़े हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछेगा कि फ्लेम प्रूफ जो स्विच होता है, फ्लेम प्रूफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आग लगा अंदर में, आग लगा, आग को हम इतना ज्यादा घुमा देंगे अंदर में कि बाहर निकलते निकलते इतना ठंडा हो जाएगा कि बाहर में अगर हमारा गैस भी है ना, एक्सप्लोसिव लिमिट से बाहर भी है, तब भी वहां पे विस्फोट नहीं होगा। इस तरीके से हमारा फ्लेम प्रूफ होता है। इसमें बहुत सारे फ्लैंज होते हैं, ढांचा होता है और हमारा फ्लेम प्रूफ स्विच दिखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखिए फ्लेम प्रूफ जो स्विच होता है ना, देखिए कुछ इस प्रकार के स्विचेज आप माइंस में देखे होंगे, ठीक है। इस प्रकार के स्विचेस को माइंस में देखे होंगे। थोड़ा गंदा रहता है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, तो करिया हो जाता है पूरा, कोयला वाला माइंस बनाएंगे, कोई पीला पीला टाइप के स्विच देखे होंगे, करिया हो जाता है पूरा। तो इस स्विच का बेसिकली खासियत क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे फ्लैंज लगे होते हैं, बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं और टेम्परेचर को ठंडा कर देता है। अंदर अगर लपट भी लग गया है तो बाहर आ ही नहीं पाता है लपट, कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ऐसे स्विच का कुछ स्पेशल नियम होता है कि आप अगर 1 डिग्री हैं, ठीक है,
तो आपको कुछ खास जगह होंगे वहां पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जहां पर भी आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से कुछ कुछ तो खास जगह होगा जहां पे आपको ऐसे फ्लेम प्रूफ एपरेटस लगाने पड़ेंगे। सेकंड डिग्री में भी कुछ खास जगह होंगे जहां आपको लगाना पड़ेगा, थर्ड डिग्री में भी कुछ दूरी होंगे जहां पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन होता है, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन होता है, ठीक है, वहां पे आपको फर्स्ट डिग्री में लगाना पड़ता है। जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन का इंड होता है, मतलब माइन का सबसे डीप, सबसे कोना वाला एरिया जहाँ पे काम चल रहा है और वो इंटेक है, वहां पे आपको लगाना पड़ता है स्विच, एफएलपी लगाना पड़ता है। सेकेंड डिग्री में कहाँ लगाना पड़ता है? जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है इसको तो हम सब जगह लगाएंगे। फर्स्ट डिग्री हो तब भी हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे, जो भी वो एफएलपी टाइप के होंगे, फ्लेम प्रूफ टाइप के होंगे। सेकेंड डिग्री रहेगा तब भी अगर लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे एफएलपी लगेगा। थर्ड डिग्री होगा तब भी अगर हम लास्ट कनेक्शन की बात करूंगा तो एफएलपी होगा, ठीक है। सेकेंड डिग्री में एक और चीज जुड़ जाता है, रिटर्न रास्ता। अगर रिटर्न रास्ता में आप कोई भी मशीन लगा रहे हैं या कोई भी स्विच लगा रहे हैं तो एफएलपी टाइप का होना चाहिए। थर्ड डिग्री में भी सेम कंडीशन है, रिटर्न टाइप का अगर रहेगा तो एफएलपी स्विच होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है मैं आपसे बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि जहां पे आपका वर्किंग फेस है उससे कितने दूरी के अंदर, वर्किंग फेस है या गोफ है मान लीजिए, उससे कितने दूरी के अंदर आपको एफएलपी स्विच लगाना जरूरी होता है अगर वो -2 डिग्री है तो। फिर यही क्वेश्चन पूछता है जो आपका वर्किंग फेस है जहां पे आपका काम चल रहा है या जो गोफ है वहां से कितनी दूरी के अंदर अगर कोई काम चल रहा है तो एफएलपी स्विच लगाना जरूरी होता है अगर वो 3 डिग्री माइनस है तो। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड डिग्री अगर रहेगा तो आपका हो जाएगा 90 मीटर, यानी 90 मीटर के अंदर कोई भी काम अगर चल रहा है वर्किंग फेस से या गॉफ से गॉफ के अंदर तो आपको एफएलपी स्विच लगाना पड़ता है अगर सेकेंड डिग्री है तो। और थर्ड डिग्री हो तो 270 मीटर दूर तक लगाना पड़ता है, 270 मीटर का पूरा हमको एफएलपी स्विच से चेंज करना पड़ता है क्योंकि खतरा ज्यादा होता है। ये डाटा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कई बार पूछा है, ठीक है ना। अभी ये सब क्वेश्चन भी आएगा आपका। तो हम कहाँ थे बाबू, क्या पढ़ा रहे थे? बाबू बहुत सारे चीज में चेंजेस हुआ है ना, तो प्रीवियस क्लास में वही डिस्कस किए थे ना। प्रीवियस क्लास आप अटेंड नहीं किए हैं बाबू, अटेंड करते तो हो जाता क्लियर। चलिए, रेलिंग केबल की लंबाई बताइएगा, पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि हम एलएसडी का बात कर रहे हैं कि एसडीएल की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर देखते से पहले एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट उसके सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। हम आपसे अगर पूछेंगे कि ट्रेलिंग केबल की लंबाई, अगर हम आपसे पूछेंगे जो ट्रेलिंग केबल होता है उसकी लंबाई, ठीक है, या तो हम अगर आपको ये ना बोल करके हम ऐसा बोलेंगे जो फ्लेक्सिबल केबल होता है, फ्लेक्सिबल केबल होता है इसकी लंबाई। अब ये फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है, देखिए बेसिकली माइंस में अगर हमको एलएसडी मशीन है, मान लीजिए कोई भी मशीन है, उसको जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए दो टाइप का हम तार इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है हमारा फ्लेक्सिबल केबल और दूसरा हमारा होता है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल फ्लेक्सिबल नहीं होता, आर्मर्ड केबल एक मोटाई का होता है जिससे हम बिजली सप्लाई करते हैं हमारा स्विच तक। जो भी हमारा स्विच रहेगा वहां तक हमको बिजली सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आर्मर्ड केबल, है ना। फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है, जो एलएसडी लगा हुआ है, एलएसडी आगे पीछे हो रहा है या एसडीएल आगे पीछे हो रहा है या कोई मशीन आगे पीछे हो रहा है, तो वहां पे हमको फ्लेक्सिबल केबल चाहिए होता है जिसको हम पकड़ के इधर उधर खींच सके, है ना। या ड्रैग लाइन चल रहा होता है या बकेट वाला एक्चुएटर चल रहा होता है, ये सब केसेस में हमको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके चलिए, अब इसमें पूछता क्या क्या है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि यार अगर अंडरग्राउंड माइंस की मैं बात करूं कि भाई अंडरग्राउंड माइंस में जो फ्लेक्सिबल केबल होती है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। अंडरग्राउंड माइंस में इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। अगर मैं अंडरग्राउंड ना बोलता, अगर मैं ये बोलता कि आप बताओ मेरे को कि लॉन्ग वाल में कितना हो जाएगा, अगर मैं लॉन्ग वाल की पूछता, या फिर मैं अगर आपको बोलता कि एलएसडी में कितना हो जाएगा इसके बारे में बताइए, या अगर मैं आपको बोलता कि एसडीएल में कितना हो जाएगा इसके बारे में बताइए, या अगर मैं आपको बोलता कि शटल कार में कितना हो जाएगा इसके बारे में बताइए, ठीक है। या फिर मैं अगर आपको बोलता कि लॉन्ग वाल में जो मशीनरी चल रहा है उसके बारे में बताइए,
तो इसमें अगर मैं ट्रेलिंग केबल बोलूँ तो सबका कॉमन डाटा है 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर। अगर मैं ओपन कास्ट में पूछता कि ओपन कास्ट माइंस में कोई भी HEMM चल रहा है, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी चल रहा है, उसमें आप मैक्सिमम कितना लंबा ट्रेलिंग केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं? 300 मीटर लंबा ट्रेलिंग केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यही वाला अगर बकेट व्हील एक्सकवेटर है, ठीक है, अगर आप नहीं, रुक जाओ, ड्रैगलाइन का समझ लो पहले। अगर ड्रैगलाइन का पूछेगा तो ड्रैगलाइन का स्पेशल डाटा है, ड्रैगलाइन के लिए अलग से लिखा हुआ है 600 मीटर, ठीक है, ड्रैगलाइन के लिए 600 मीटर है। और बकेट व्हील एक्सकवेटर जिसका सबसे लंबा आपका लंबा केबल होता है 1000 मीटर का। ये बोला जो पोर्शन है उसको याद कर लीजिए बाबू, सबसे सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बकेट व्हील एक्सकवेटर में याद रखिएगा 11 kV पे मैक्सिमम ये ऑपरेट होता है। रेफरेंस भी मैं दे देता हूँ जस्ट सेकेंड। रेगुलेशन नंबर 107 जिसमें फ्लेक्सिबल केबल के बारे में दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल केबल जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 में है ना, चैप्टर नंबर 9 में फ्लेक्सिबल केबल के बारे में दिया हुआ है, रेगुलेशन 107। उस फ्लेक्सिबल केबल में जब आप पढ़िएगा तो आपको सारे डाटा मिल जाएंगे। अगर आपको डाटा से कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली वहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके चलो बाबू, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन बाबू। अब ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 5 सेकंड का समय रहेगा, आपको फटाक से सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये हो गया क्या? ये इसका बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है कि हम डीप लर्निंग एरिया में काम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं तो वहां कर रहे हैं। आप सीधा डाटा देखिए और वर्ड देखिए और टिक मारिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बहुत सही रिस्पॉन्ड है भाई सबका, भयंकर रिस्पॉन्ड है। चलो ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 250 मीटर। यानी कि लॉन्ग वॉल मशीन हो, शटल कार हो, LHD हो, SDL हो, ऐसा कुछ भी हो, हमको 250 मीटर तक का तार लंबा मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी अगर HEMM में है तो फ्लेक्सिबल केबल की लंबाई होती है आपके पास। अरे यार क्या मतलब है, रुक जाए एक मिनट, रुक जाए। हाँ अब बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। तीन 300 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 300 मीटर का सही आंसर। अगला बताइएगा, बकेट व्हील एक्सकवेटर जो 11 kV पे ऑपरेट कर रहा है, इसके लिए हम लोग मैक्सिमम ट्रेलिंग केबल कितना लंबा ले सकते हैं, बताइएगा। एक 1000 मीटर बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे मेरे से ना प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गया था। देखो जमीन से अगर मैं हॉल ये इसकी बात करूँ, ओवरहेड लाइन की बात करूँ, यानी कि कोई बिजली का तार पार हुआ है, तो अगर मैं जमीन से नापूं तो जमीन से तो हमारे ठीक है कि 12 मीटर है, जमीन से कोई इसमें चेंजेस नहीं है। जमीन से 12 मीटर पहले भी था और अभी भी है। लेकिन आपसे अगर जमीन से ना पूछ के अगर ये बोलेगा कि मान लीजिए कोई डंपर है, ठीक है, कोई डंपर है, बोलेगा कि डंपर का जो डाला है या डंपर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट से कोई तार की बताइए, दूरी बताइए, तो आप बोलोगे 3 मीटर और कोई बोलेगा 1 मीटर, तो 1 मीटर वाला गलत हो जाएगा। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, हम 1 मीटर पढ़े हैं। हम आपको बताते बाबू क्या पढ़े हैं। आप पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए कोई डंपर है, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, ऐसे नहीं समझोगे आप, जो समझ रहे हो ना वो कुछ और समझ रहे हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो बाबू ये डंपर है, ये डंपर है, आप क्लियर हो रहा है। ये इसको हम लोग डंपर बोलते हैं या हॉल पैक बोलते हैं। ये डंपर अगर रहेगा छोटा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली बोलेंगे तो यहाँ जो पॉइंट होता है, ठीक है, अगर मैं तार की बात करूंगा तो ये जो नॉर्मल डंपर है आपका, नॉर्मल डंपर के पॉइंट से अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करो तो 3 मीटर इसके बीच का क्लियरेंस होना चाहिए तार से, ठीक है। लेकिन 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 अगर आप
डंपर का डाला उठाएंगे ना, अगर ये डाला उठा देंगे, ठीक है, डंपर को अगर आप डाला उठा देंगे तो डंपर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। डाला उठा हुआ डंपर नहीं दिख रहा है यार मुझे, क्या है? गूगल एक फोटो नहीं दे पाता। देखो यहाँ पे दिख रहा है डंपर का डाला उठा हुआ है। अब देखिए जैसे डंपर का डाला उठता है इसका हाइट बढ़ जाता है, कहाँ यहाँ पे आता और कहाँ देख रहे हैं कितना ऊपर चला गया है। तो बोला गया कि डंपर अगर राइज पोजीशन में हो, अगर राइज्ड पोजीशन में डंपर हो हमारा, तो उस केस में ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है डंपर का डंपिंग करते टाइम या राइज्ड डाला या राइज्ड पोजीशन हो, तो उस केस में जो आपका डंपर का पीक पॉइंट होगा वहां से 1 मीटर के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, जो आपका ओवरहेड लाइन है, तो वहां से, ठीक है, ओवरहेड लाइन का और डंपर का उठा हुआ डाला के बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर का क्लियरेंस कम से कम होना चाहिए। ये पॉइंट है, ठीक है, जो आप कंफ्यूज हो रखे ना 1 मीटर देख के, वो नहीं है बाबू, ठीक, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये तो आपका नेशनल हाईवे वाला आ गया है, देखोगे अगर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर है आपका उसका, ठीक, जो क्लियरेंस होता है ना वो 1 मीटर होता है डंपर का डाला से, ठीक। ये सब दूसरा केस का है, ये हमारे काम का नहीं है। एक बिल्डिंग वाला है बाबू, बिल्डिंग वाला रटने जाओगे तो हो गया तो कल्याण, लेकिन आपको माइनिंग वाला याद रखना है। आज तक कभी नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सीआर पूछेगा वो इलेक्ट्रिसिटी का चीज है ना, वो टेक्निकल चीज है, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल चीज है, तो टेक्निकल चीजों पे आपको माइनिंग से रिलेटेड सभी चीजों को याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका, चलिए ये तो बता दिया 12 मीटर। ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या बोला गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा क्या बोला है, ऑप्शन आपको मैं जूम करके when a dumper bucket is in raised position, what is the minimum required clearance between the top of the body and the lowest overhead conductor, मतलब तार के बारे में बात कर रहा है और टॉप ऑफ द बॉडी के बारे में बात कर रहा है, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस के बारे में बात कर रहा है। अब जो आंसर है ना बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है आपका, आप जाके पढ़ना सीआर 2023 वाला है ना, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। इसको मैं क्या ही बताऊंगा, बेसिकली क्या होता है ना यार, कि अगर कभी भी आपका 1.25% से ज्यादा गैस होता है तो बिजली ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कट जाता है, पढ़े होंगे सीएमआर में, कोई मतलब नहीं इसको बना के। सेकेंड और थर्ड डिग्री में कभी भी अगर मान लीजिए ओपन स्पार्किंग हो जाए, है ना, मतलब मान लीजिए कि बिजली का चिंगारी निकल रहा हो कहीं किसी जगह से, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, सप्लाई तुरंत हमको वहां से काट देना पड़ता है, वहां का जो सप्लाई है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का तुरंत कट कर देना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के लिए मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, पूछ चुके हैं, 30 वोल्ट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर आप अपॉइंट नहीं करते हैं, तो इनमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, स्टेट गवर्नमेंट, ऑनर एजेंट और मैनेजर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, बताइए ऑप्शन में बताइएगा आंसर। क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होंगी, है ना, उस सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ से दिख नहीं रहा है, एक काम करूंगा ना, ये ऑफिशियल गैजेट में डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाके आप देख लेना है, गैजेट से पढ़ा कीजिए बाबू, उनको पता है चैट जीपीटी वाला डाटा आप लोग देख रहे हैं, कॉपी करके कहीं जाके पेस्ट करते हैं, बोलते हैं इसका नोट्स बताओ, इसका शॉर्ट बताओ, फिर वैसे ही करेगा वो। हम भी ट्राई कर चुके हैं, ऐसा नहीं हम ट्राई नहीं किए। देख लेते हैं क्लियरेंस का थोड़ा सा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑनर एजेंट और मैनेजर। ऑफन हाउ ऑफन मस्ट रिफ्रेशर ट्रेनिंग बी इम्पार्टेड टू पर्सन एंगेज इन द ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन। बोला गया है कि भैया ऐसा है कि मान लीजिए आपके बिजली वाला काम में कोई भी आदमी इन्वॉल्व है, ठीक है,
बिजली वाला काम में कोई भी आदमी इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, वो माइंस में बिजली का काम करता है, खंभा का काम करता है, इंस्टॉलेशन का काम करता है, यानी बिजली वाला कोई भी काम कर रहा है, इंस्टॉलेशन ऑपरेशन वगैरह, तो उस केस में उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने का एक खास नियम होता है कि भाई आपको इतने समय पे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी बता रहे हैं, तो सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। आंसर होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली क्या होता है, एक नियम होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हो गया या इलेक्ट्रीशियन हो गया या उसका टीम हो गया, जो इलेक्ट्रिकल वाला काम करता है उसको हर 2 साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना मैंडेटरी होता है। उसे ज्यादा समय में आप नहीं दे सकते, उसे कम समय में आपको देना पड़ेगा, 2 साल में देना पड़ेगा, ठीक है। फ्लेम प्रूफ टाइप का इंक्लोजर होता है, ये बताने की जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ। 3rd डिग्री सीम हो चाहे 2nd डिग्री सीम हो, फ्लेम प्रूफ टाइप के इंक्लोजर यानी फ्लेम प्रूफ टाइप की स्विच वगैरह आपको लेना होता है। ये क्या हो गया भाई, ये ऑयल फील्ड वाला क्वेश्चन पूछ गया क्या? बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ऑयल फील्ड में जाते हैं तो 20% से ज्यादा, अगर आपका 20% कम से कम लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी हो जाता है वहाँ इनफ्लेमेबल गैस का, तो उस केस में और ऑटोमेटिकली अलार्म बजता है। अगर जैसे ऑयल फील्ड में आप, ठीक है, तो ऑयल फील्ड में अगर इनफ्लेमेबल गैस 20% से ज्यादा होता है तो अलार्म बज जाता है, ऐसा हमारा सिस्टम रहता है। और जैसे ही आपका 40% से ज्यादा होता है, बिजली ऑटोमेटिकली कट हो जाता है और 30 मीटर के आसपास का पूरा एरिया का बिजली कट हो जाता है, जहां पर भी ये पर्टिकुलर सिचुएटेड है उस जगह से। ये ऑयल फील्ड वाला 2 क्वेश्चन घुस गया है, चलिए बात करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइएगा। टू इंश्योर द ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइस, हाउ ऑफन मस्ट द अर्थिंग सिस्टम बिलोंगिंग टू द सुपीरियर बी टेस्टेड और सर्विस। बहुत अच्छा। देखो अर्थक्वेक होता है, क्या होता है अर्थक्वेक, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो माइंस में हमको अर्थक्वेक बना के रखना पड़ता है, माइंस में बहुत सारी मशीनरी चलती हो, है ना, तो इसके लिए हमको अर्थक्वेक बना के रखना पड़ता है। अब ये अर्थक्वेक होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा डब्बा रहता है ना, सीमेंट का बना हुआ, और उसके बाद उसके अंदर का अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का पूरा अर्थिंग सिस्टम रहता है, यानी कि जमीन को खोद खाद के उसमें हमको अलग अलग लेयर का मिट्टी डाला जाता है, फिर नमक डाला जाता है, फिर हमको अर्थिंग का प्लेट रहता है, उसमें कॉपर ऊपर रहते हैं, स्टील रहता है, तो ऐसे सब पूरा पार्ट बना रहता है। ये हम अर्थिंग के लिए लगाते हैं। अब इसमें जो तार हम जोड़ देंगे, उस बिजली में अगर गलती से करंट आएगा तो वो पूरा करंट जमीन सोख लेगा, ये अर्थिंग सोख लेगा, है ना, कोई आदमी मरेगा नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसा बनाते हैं अर्थक्वेक, है ना। अर्थक्वेक का जो साइज होता है वो 2.7 बाई 2.7 मीटर होता है। अर्थक्वेक का जो साइज होता है, जो बनाया जाता है माइंस में, 2.7 मीटर, और लंबाई और चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 2.7 मीटर होता है। गहराई ऐसा कोई मापदंड उसका नहीं दिया हुआ है, तो 2/7 बाई 2/7 इसका मापदंड होता है। बेसिकली इसका आपको इलेक्ट्रिक फिट बनाना पड़ता है, अर्थिंग फिट, है ना, ठीक है। चलिए, तो अर्थक्वेक हम बनाते क्यों, तो अर्थक्वेक तो बना लिया, अर्थक्वेक बनाने के बाद उसको बारी बारी टेस्ट करना पड़ता है, हर समय टू समय तो जांच करना पड़ता है भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है ना, कि साल में एक बार उसको पूरा सुखा देते हैं, गीला नहीं रहता है ना, उसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसका जांच करते हैं। तो एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर ऑन ए ड्राई डे, या सूखा हुआ दिन में, जिस दिन हमारा वो नमी सोख लेता है, उस दिन हम लोग उसका टेस्ट करते हैं कि भाई नमी सोखने के बाद कितना कर रहा है। बीच बीच में हमको नमक मिलाते रहना पड़ता है उसमें। हाँ, एक क्वेश्चन है, जो ओवरहेड लाइन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है, आजकल ओवरहेड ट्रॉली वायर सिस्टम में इस्तेमाल होने लगा है। एक मिनट में बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो आजकल ना एक नया तरह का अंडरग्राउंड माइंस में इस तरह का कुछ कुछ जगह पे इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉली वायर, है ना, मतलब इसके अंदर में चैम्बर रहता है, आदमी आराम से बैठ सकता है और ये तार से टंगा हुआ रहता है, ये ट्रॉली टाइप का रहता है और ये हवा में ही उड़ता है। जैसे आपका वैष्णो देवी तरफ है ना ट्रॉली, हवा वाला ट्रॉली, है ना, बिल्कुल वैसा ही ये रहता है, ठीक है। जैसे ये बकेट दिख रहा है आपको, इसमें तो सामान जाता है, इस तरह का ट्रॉली रहता है ना? तो उस ट्रॉली में भी आदमी आना जाना करता है। तो बोला गया है कि भाई वैसा अगर ट्रॉली वाला ऑपरेट हो रहा है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम कितना वोल्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं,
है ना, उसमें हम लोग जनरली डीसी वोल्ट का इसका इस्तेमाल करते हैं। और जनरली हम लोग कितना वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा जगह पे आप 650 वोल्ट से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 650 वोल्ट कर सकते हैं अंडरग्राउंड माइंस में ट्रॉली के लिए, है ना। ऐसा अगर वाइट ट्रॉली सिस्टम लगा रहा है तो उसके लिए। अब ये सब जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको फटाफट करते जाना है, ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ। Who must grant prior written permission for the use of storage battery locomotive for the haulage in mines? मतलब अगर माइंस के लोकोमोटिव का बैटरी अगर हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में परमिशन लेना पड़ता है पहले से, किसका, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। बिलो ग्राउंड लाइटिंग में हम लोग मैक्सिमम कितना वोल्टेज, अरे नहीं ये अलग क्वेश्चन है बाबू। Below ground lighting system, the neutral point must be earth and the voltage between phases shall not exceed y। देखो इसका वैल्यू भी आपका सेम ही है। अंडरग्राउंड माइंस में लाइटिंग के लिए भी 125 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा अर्थिंग होता है उस अर्थिंग में भी तार जो हम डालते हैं वो भी आपका 125 वोल्ट पे ही काम करता है, ठीक है ना। फॉल्ट करंट के बारे में पूछ रहा है, ये तो मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर 650 वोल्ट से 1100 वोल्ट के आसपास का होता है ना, 250 से, तो उस केस में आपका जो ये होता है 750 मिली एम्पियर होता है आपका फॉल्ट करंट। और अगर 1100 वोल्ट से ज़्यादा होता है, 11000 वोल्ट तक होता है, तो उस केस में आपका 10 एम्पियर का फॉल्ट करंट होता है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हु इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए लॉग बुक। लॉग बुक बेसिकली होता है उसको मेंटेनेंस करने का जो भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होंगे या जो भी इलेक्ट्रिकल व्यक्ति होंगे, इलेक्ट्रीशियन वगैरह होंगे, उनको एक बॉन्ड पे बुक दिया जाता है, उसको वो रिपोर्ट में भरते हैं कि क्या काम हुआ, कैसा काम हुआ, है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाउ फ्रिक्वेंटली मस्ट फ्लेक्सिबल केबल, यानी जो फ्लेक्सिबल केबल होता है ट्रांसपोर्टेबल या पोर्टेबल मशीन का अंडरग्राउंड माइंस में, उसका कितना देर पे हम लोग जांच करते हैं बताइएगा। हर दिन करते हैं बाबू, हर दिन करते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला हूं मैं ये सब। What protected device must be provided the every point of flexible cable are joined to main cable? Ear circuit breaker। चलिए बहुत अच्छा। देखो बाबू एक होता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसमें मेरे को देख लें, देखना गलत गलत ना पढ़ा था। मैं तो समझाता हूँ, रुक जाओ मुझे देखने दो। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मशीन है, ये मशीन मान के चलिए हाई वोल्टेज में चल रहा है, हाई वोल्टेज इसमें, इसके बाद इसमें तार लगा हुआ मशीन, और ये तार जो है वो जमीन में बिछा हुआ है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल ऐसा ओवरहेड लाइन है, जमीन में बिछा हुआ तार है, और ये तार जहाँ बिछा हुआ है, बिछने के बाद इसके ऊपर कवरिंग वगैरह लगा है। मान लीजिए ऐसा है कि ये तार कहीं से स्पार्क कर जाता है, आग लग जाता है इसमें, ठीक है। अब ये तो जमीन में है, ओवरहेड लाइन में है नहीं कि इसमें हम फॉल्ट करंट भेजेंगे। फॉल्ट करंट भेजेंगे तब ना जब हमारा ओवरहेड लाइन पे रहेगा, ओवरहेड लाइन पे नहीं लगा है, जमीन पे बिछा हुआ है, ट्रेलिंग केबल है, कवर चढ़ा हुआ है उस पर। अब इस पे मान लीजिए स्पार्क हो जाता है, ठीक है, और इससे हमारा एक स्विच कनेक्टेड है, तो ये स्विच तो जल जाएगा बाबू, ये स्विच तो जल जाएगा, आग लग जाएगा इस पे। तो भाई ये ऐसा सिचुएशन ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी स्विच में हम लोग क्या लगाते हैं, एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर हम लोग अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उस स्विच में लगा सकते हैं। सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी तार हो, कोई भी मशीन हो, उसमें अगर बिजली बह रही है मतलब करंट उसमें लाइव है, और उसमें अगर कोई भी तरह का फॉल्ट होता है, कोई भी तरीके का फॉल्ट होता है जिससे आग लग सके, स्पार्क हो सके, या कुछ ऐसे दुर्घटना हो सके, इलेक्ट्रिकल दुर्घटना, तो उस केसेस में सर्किट ब्रेकर तुरंत बिजली कट कर देता है, ट्रिप कर देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। सर्किट ब्रेकर कुछ प्रकार के होते हैं,
जैसे ओसीबी, जैसे एमओसीबी, जैसे एसीबी, जैसे बीसीबी, जैसे एसपी6, SF6। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ सवाल है, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है, इसलिए इस पर मैं डिटेल में बता देता हूं। ओसीबी का मतलब होता है ओपन सर्किट ब्रेकर। ओपन सर्किट ब्रेकर, नंबरिंग कर देता हूं उसको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखो अगर कभी पढ़ोगे ना क्लास में तो देखो बाबू ऐसा है कि मेरे दिमाग में रहता नहीं है पढ़ाने से पहले कि हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, जो दिमाग में आते जाता है उससे रिलेटेड मैं बताते जाता हूँ। तो मैं अगर मेरे को बोलोगे ना कि सर आप पहले पीपीटी बना लो फिर पढ़ाओ, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं पीपीटी बना भी दूंगा ना, फिर पढ़ाते पढ़ाते मेरे को बहुत सारे पॉइंट याद आ जाएगा तो मैं उसमें चला जाऊंगा। तो इसीलिए कॉपी कलम लेके बैठिए, जो जो वैसा कुछ पॉइंट आपको लगता है वो नोट कर दीजिए। तो सबसे पहले होता है ओपन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ओपन सर्किट ब्रेकर एक ऐसा होता है जिसमें सॉरी ओपन नहीं होता, ऑयल होता है यार, ऑयल होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है इसमें तेल डला रहता है, ठीक है। तेल में पूरा टैंक डुबा रहता है और किसी कारण से अगर मान लीजिए माइनस में आग लगने का खतरा हो तो ये बेसिकली किसी भी सिचुएशन में अगर दिक्कत हो तो ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली करंट कट कर देता है। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म जानिए और उसको कहाँ यूज करते वो जानिए। तो ये नॉट यूज्ड इन माइंस है, इसको माइंस में यूज नहीं करते क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर है ना भाई, ऑयल है, तेल में आग लग सकता है, इसीलिए हम उसको माइंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें कम तेल का इस्तेमाल होता है, ये भी सर्किट ब्रेकर का ही काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जनरली नॉट प्रीफर्ड, ये इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन इसको प्रीफर हम नहीं करते हैं, ओके। इसके बाद एक आता है एसीबी, इसके बाद हमारा आता है एसीबी जिसको बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। ये हमारा हवा से सर्किट को ब्रेक करता है, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर जो है ये माइंस में बहुत फेमस है, मतलब माइंस में यूज नहीं हो रहा है, माइंस में इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि इसका बहुत चर्चा है बाबू, है ना, बहुत चर्चा है, मतलब बहुत बढ़िया है ये प्रोडक्ट जो है, बहुत बढ़िया है। एसीबी सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा फेमस भी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है माइंस में, ठीक है। तो एसीबी क्या है, आज का स्टार है वर्ल्ड जो भी आपके सर्किट ब्रेकर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एसीबी हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि माइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है VCB। VCB का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बाबू, पूछा है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप जो MCQ का किताब खरीद लेते हो ना, आप पढ़ा लेते हो 10 को क्वेश्चन, 20 को क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, आप सोचते हो जाएगा। जब तक आपका थ्योरी अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चन बना लोगे फिर हो जाएगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम लोग VQ भी बोलते हैं, अब इसी बात ये वैक्यूम का इस्तेमाल करता है, ठीक। इसके बाद हमारा होता है एक SF6। SF6 को बोलते हैं सल्फर, सल्फर में FUR होता है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, PHUR है कि FUR है पता नहीं। सल्फर हेक्सा पेलोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ब्रेकर, इसको SF6 ब्रेकर बोलते हैं, SF6 ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बाबू इसका फुल फॉर्म आप लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फोटो खींच लो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। अभी कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैंने लिखा है, जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई इसको हम लोग माइंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये याद रखिएगा। OCB को हम लोग माइंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, MOCB का भी इस्तेमाल हम लोग माइंस में नहीं करते हैं, नॉट प्रीफर है, ठीक है। लेकिन माइंस में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो ACB का हम लोग माइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फेमस भी है। VCB का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन VCB का हम लोग जहां करते हैं ना, जहां मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल होता है ना, मैक्सिमम वोल्टेज का इस्तेमाल होता है, वहां पे हम लोग ACB का इस्तेमाल करते हैं, VCB का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल होता है वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और SF6 क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ही वोल्टेज का इस्तेमाल हो गया, जैसे 3.3 kV से लेकर के 33 kV तक का वोल्टेज अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो उस केसेस में आप SF6 का इस्तेमाल करेंगे। ये सब क्या है, ये सब आपके सर्किट ब्रेकर के टाइप्स है, उसके फुल फॉर्म
पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक, चलो बाबू तो पढ़ा दिया हम, तो ये सर्किट ब्रेकर इसका सही आंसर हो जाएगा। शेड्यूल तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वाला शेड्यूल रहते, तो मतलब नहीं है। क्वेश्चन का है, हाँ सेकंड डिग्री में बताइएगा बाबू, इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। बच्चे भी अब धीरे धीरे इंटरेस्ट खो रहा लगता है। देखो एक आध क्वेश्चन ना मेरे को ध्यान में आ रहा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो बना लोगे आप, क्योंकि ये तो मैं करा ही दिया हूँ मुझे। दो चार क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट छूट ना जाए आपसे। तो जैसे सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन होता है कि कभी पूछ देता है कि सीसीएम है या एसडीएल है या एलएसडी है, ठीक है, या ड्रिल मशीन है ना, तो बोलता है यार ये कितने कोर वाले होते हैं, ये कितने कोर वाले होते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी टाइप के जो मशीनें होते हैं इसमें 5 कोर होता है। कितना कोर होता है बाबू? 5 कोर होता है, ठीक है। 5 कोर में आपका 3 जो होता है वो पावर कोर होता है, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। एक आपका अर्थिंग कोर होता है और एक आपका होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, सर्किट, क्या तो बोलते हैं इसको, पाइटट कोड है ना, पायलट कोड। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली बिजली जब कट हो जाता है तो पायलट कोड हमारा फिर से जब लाइन आएगा तो उसको चालू नहीं होने देगा, ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग। तो और कुछ पूछा है देखने को मेरे को, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गेटिंग बॉक्स के बारे में बोलता है कि भाई गेटिंग बॉक्स क्या होता है। एक क्वेश्चन तो नहीं पूछा है कभी, लेकिन गेटिंग बॉक्स क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो गेटिंग बॉक्स क्या होता है, गेटिंग बॉक्स एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, किस टाइप के ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए हम 11 केवी का दे रहे हैं, मतलब 11,000 वोल्टेज हम इसमें दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस 11,000 वोल्टेज वाले तार से हम घर में जैसे तार एक ले आए माइंस में, और इससे हम एक ड्रिल मशीन कनेक्ट कर दिए। अब ड्रिल मशीन कितना वोल्टेज पे चल रहा है, 125 वोल्ट पे। फिर हम क्या किए, एक एलएसडी ले आए, एलएसडी को हम 550 वोल्ट पे जोड़ दिए। एक हमारा एसडीएल था, एसडीएल मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 650 वोल्ट पे जोड़ दिया। तो ये सब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे हम अलग अलग वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तार हम गेटिंग बॉक्स से ही खींच रहे हैं। तो गेटिंग बॉक्स एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को कम करता है, यानी कि जितना आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड है बस उतना ही वोल्टेज आप उसमें से इस्तेमाल करेंगे, उस तरह का इसमें फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो गेटिंग बॉक्स के बारे में आपको पता चल गया है। छूटा नहीं है मेरे से। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, मेरे से यही डर लगता है यार कि कोई डाटा मेरे से मिस ना हो जाए, मैं पढ़ाऊँ और ऐसा नहीं हो डाटा मिस हो जाए। देखो ऐसा अभी आप बोर्ड देखे हो, ऐसा बोर्ड देखे हो बाबू, ऐसा वाला, ऐसा भूत वाला बोर्ड देखे हो। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कितना वोल्टेज अगर किसी भी जगह पे सप्लाई हो रहा हो या इस्तेमाल हो रहा हो माइंस के अंदर कितना वोल्टेज अगर हम सप्लाई कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस टाइप के बोर्ड लगाना मैंडेटरी हो जाता है। बताइएगा बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। $250 वोल्ट से ज्यादा, बहुत सही, बहुत जबरदस्त यार, क्या पढ़े हो आप लोग भाई, मस्त पढ़े हो यार, दिल खुश कर देते हो। मेरे को लगता है आप लोग में ना 90% का सिलेक्शन हो जाए यार, ठीक है, लेकिन 90% क्लास नहीं कर रहे हैं ना, लाइव क्लास में 80-90 लोग ही आते हैं, तो बाकी तो आते ही नहीं है लाइव क्लास में, बाकी इम्पोर्टेंट देखते हैं, लेकिन मतलब मेरे को लगता है 200-250 लड़के सीरियस है, 500 लड़के में 50% लोग सीरियस है। अभी धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट हो सकता है कम हो जाए एक टाइम के बाद, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट बनाए रखेंगे तो अच्छा खासा सिलेक्शन आप लोगों का होगा। चलिए, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो किताब उलट के देखना पड़ता है, कुछ छूट तो नहीं गया जैसे।
देखिए कहीं भी कोई बिजली का काम हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक वाला, मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप, कहीं पे नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कहीं पे रिपेयर कर रहे हैं, या कोई मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रिशियन को पकड़ा देंगे कि लो बाबू लो करो और जाओ मेंटेनेंस करो, या इसके बाद बिना नॉन टेक्निकल आदमी रहेगा 4 साल से उसके अंदर काम कर रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, उसके साथ काम कर रहा है, कर सकता है काम, मना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या उससे ऊपर का व्यक्ति, या उससे ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सुपरवाइजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर ये काम सब हो रहा हो। बिना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का काम नहीं होता है। हम भी एक माइंस में थे, वहाँ पे ऐसे नॉन टेक इलेक्ट्रिशियन लोग कर रहा था काम, बड़ा खतरनाक काम हमको लग रहा था, तो हम काम रुकवा दिए थे। फिर टीजीएम आ गया, सिचुएशन ऐसा था, वायरलेस पे हल्ला कर रहा था मैं, तो पीओ आ गया कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप काम क्यों रख रहे हैं, आप माइंस का काम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। तो मैंने हमको सिंपल कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रीशियन से काम करवा रहे हैं, इसके साथ नॉन टेक्निकल वाले व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, 10वां 12वां पास किए हैं और प्राइवेट में बेचारे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम थोड़ा सा रिस्की है। अगर रिस्की काम नहीं भी रहता तब भी मैं काम रोकता सर, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नहीं है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नहीं है तो इसके साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ही उस फेस में माइनिंग का सुपरवाइजर हूँ। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के बिना काम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने काम रोक दिया। फिर मेरे को कुछ नहीं बोल पाया कोई, है ना। अगर आपको नियम कानून पता है तो आप कर सकते हैं, सर रेगुलेशन नंबर 29 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए रट लो। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि भाई अगर 650 वोल्ट से कम का अगर कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कोई उससे कम का अगर वोल्टेज कहीं पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पूछेगा कि अर्थिंग इंसुलेशन कितना होता है, अर्थिंग इंसुलेशन कितना होता है। ठीक है, तो अर्थिंग इंसुलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझाने जाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए सिंपल भाषा में याद रखिए। अगर 650 वोल्ट से कम है तो जो अर्थिंग इंसुलेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 मेगा ओम। क्या हो जाएगा? 1 मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला अगर 650 वोल्ट से ज्यादा रहता तो उस केस में आपका 5 मेगा ओम हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 मेगा ओम। ठीक है, इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो 500 वोल्ट बेसिकली डीसी होता है, प्रेशर 1 मिनट पे लगता है, तो वो डिटेल में हटाओ। ये 1 मेगा ओम 5 मेगा ओम। ठीक है, ओके। माइंस वाला मैं देखता हूँ। कुछ तो मैं बता ही दिया हूँ। तब तक एक आध क्वेश्चन बना लो यार, जब तक मैं देख रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन बना लो, इसमें और ज्यादा डाटा तो मेरे को दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दो, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखो अगर सी आर पढ़ने जाओगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कंडक्टर सपोर्ट, मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ना, ये ओवरहेड लाइन अगर बिल्डिंग के लिए है, ओवरहेड लाइन ट्रॉली के लिए, ओवरहेड लाइन आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये आपके काम का नहीं है, इसीलिए मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ।
चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ गया मेरे को, पूछा भी है ये क्वेश्चन और मेरे को याद भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो रटने से याद आता है। देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक इलेक्ट्रिकल टावर है, ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल टावर है, सही लगता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल टावर है, इस इलेक्ट्रिकल टावर से बिजली जा रहा है, कहीं पे तो जा रहा है भाई, दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कहीं पे जा रहा है। और यहाँ पे अगर 650 वोल्ट से ज्यादा का बिजली जा रहा है, अब 650 वोल्ट से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 11,000 हो सकता है, 3,000 हो सकता है, 33,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नियम है कि भाई 650 वोल्ट से ज्यादा का बिजली पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टावर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिर समस्या नहीं है। लेकिन इस टावर के 300 मीटर के अंदर में अगर आपको ब्लास्टिंग करना है, अगर इस टावर के 300 मीटर के अंदर में ब्लास्टिंग करना है, कैसा टावर है ये, जहां पे 650 वोल्ट से ऊपर का बिजली बह रहा है, 650 वोल्ट से ऊपर का बिजली सप्लाई हो रहा है, ऐसा टावर के 300 मीटर के अंदर आपको ब्लास्टिंग करना है, तो पहले तो आप इस टावर के मालिक से परमिशन लेंगे। टावर का मालिक को बोलेंगे, टावर का मालिक हमको परमिशन दीजिएगा रिटेल में, तो टावर का मालिक बोलेगा अरे 300 मीटर दूर है, लीजिए लिखित में लीजिए परमिशन, कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टावर का मालिक दे दिया परमिशन, टावर का मालिक दे दिया परमिशन, है ना। फिर भी हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं क्या? ना, नहीं कर सकते। हमको अब चाहिए एक और परमिशन, किसका चाहिए भैया? हमको परमिशन चाहिए इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, है ना, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मतलब आरआई साहब का परमिशन चाहिए, हमको रीजनल इंस्पेक्टर का परमिशन चाहिए, तभी जाके हम उस जगह पे ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड क्लास एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए याद रखिएगा कि अगर कोई टावर 650 मीटर के 650 वोल्ट से ऊपर का कहीं भी टावर हो, कोई मशीन हो, कुछ भी हो, 650 वोल्ट से ऊपर का इंस्टॉलेशन कहीं भी लगा हुआ और उसके 300 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग करना हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये 300 मीटर के अंदर ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा 650 वोल्ट से ऊपर का करंट पास हो रहा है तो कितना मीटर के अंदर अगर हमको ब्लास्टिंग करना है तो आरआई से परमिशन लेना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो डाटा याद रखिएगा बाबू। बाकी प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें रिविजन की थी। ओके, चलिए, बाकी थोड़ा मोड़ा अगर कुछ इधर उधर क्वेश्चन रह गया होगा तो बाकी जो मैंने आपको लेक्चर डाला है, वीडियो लेक्चर, उससे आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद था कि मेन चीजें आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए बाबू, आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन का क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त होता है ना। इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। अगर कभी दुर्घटना ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से तो आपको 24 घंटे के अंदर नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, उसमें नहीं डाले, फोल्डर में नहीं डाले ना, रिकॉर्डिंग में होगा, फोल्डर में नहीं डाले होंगे। देखो दिखा देते हैं तुमको, कंटेंट में जाएंगे, लाइव क्लास में जाएंगे, एक बार इस फोल्डर को झांक के देख लिया करो। CER 2023 लिखा है बाबू, इसको हम यहाँ से वहां चलो डाल ही देते हैं ना। CER 2023 को उठाएंगे, ये देखो लाइव इंपोर्ट करेंगे, ये आपके सामने मैं डाल दिया, तो सेलेक्ट किया और ये इंपोर्ट, बस इतना ही काम रहता है मेरा। क्लास ले, अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो फोल्डर में डालना आसान हो जाता है। चलिए, आई होप आज का क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा, काम कर रहा होगा। अगर ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाकर ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल करेंगे, 5 स्टार रेटिंग के साथ ये ऐप आपको दिख जाता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्लास प्लस, मतलब बेसिकली क्लास प्लस का बनाया ऐप है ये। यहाँ पे आपको MCL प्लस SSCL बैच C16 दिखेगा, 1800 रुपये प्राइस है। इसमें आपके कुछ GST भी लग सकता है, 1900 रुपये के आसपास होगा, लेकिन लास्ट मौका है, लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। इसमें MCQ क्लासेस से लेकर सब कुछ कराया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन। नॉन टेक थोड़े पीछे चल रहे हैं, हम लोग कराते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।